नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जुलाई 2025 और दिन है रविवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। आज संडे है, इसलिए संडे के दिन एडिटोरियल वाला हिस्सा नहीं रहता है, इसलिए आज हम साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन दो देशों की यात्रा करी जाती है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रेड डील यहाँ पर हुई है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं की हाइलाइट्स की, जैसे कि फाइनेंशियल एंड फार्मा कोलैबोरेशन किस प्रकार से किया जाएगा भारत की तरफ से। भारत के बैंकिंग या फिर फाइनटेक की बात करें, फिनटेक की बात करें, साथ ही साथ हमारे देश की जो दवा कंपनियां हैं, इनको कैरिबियाई सेक्टर में विस्तार का मौका मिलने वाला है। इसका मतलब ये है, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, वो वहां जाकर के अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकती हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो ने भारत की CDRI, ठीक है, CDRI हम किसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसका उन्होंने सपोर्ट किया है कि हम लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा दोनों साइड से साइन किया गया है एक एग्रीमेंट, किसके ऊपर, इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। भारत की तरफ से कुछ ग्रांट्स और भी दी जाएगी ताकि ये कंट्रीज क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को अपने देश में जल्दी जल्दी स्थापित कर सकें, उनके ऊपर काम कर सकें। यहाँ पर जो MOU साइन हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी ग्रांट फंडिंग, मतलब ये पैसा जो है दे दिया जाएगा एक मुश्त या फिर किस्तों में, लेकिन ये फिर वापस हमको नहीं मिलने वाला है। ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया की तरफ से, ताकि जो शॉर्ट्स गेस्टेशन QIPs है, जो छोटे छोटे टाइम पीरियड के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको ये देश कंप्लीट कर सके, जिनकी जो वैल्यू है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, $50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईच प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे, एक जॉइंट स्टेटमेंट की तरफ से यहाँ पर बोला जाता है। मतलब ये जो त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं होती हैं, इनके लिए भारत ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा। भारत ने बोला है कि हम $50,000 हर प्रोजेक्ट का देंगे। इसी प्रकार से मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट्स ही यहाँ पर लागू किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य है हेल्थ, एजुकेशन, साथ ही साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TNT के स्कूली बच्चों को 2000 लैपटॉप गिफ्ट में दिए थे, ताकि PM कमला प्रसाद विशेषर के डिजिटल एजुकेशन विजन को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा अगला जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, वो ये है कि मिस्टर मोदी की तरफ से गिफ्ट किया गया है फर्स्ट बैच ऑफ $1 मिलियन की एग्रो मशीनरी ट्रिनिडाड एंड टोबैगोस नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। NAMDEVCO को $1 मिलियन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, एग्रो मशीनरी के तौर पर। एंड डिक्लेयर किया गया है कि भाई हम लोग सपोर्ट करेंगे मिलेट कल्टीवेशन के लिए, सीवीड की फर्टिलाइजेशन के लिए, साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद फ्राइडे के दिन अर्जेंटीना पहुंच गए लोकल टाइम में। 2 दिन की विजिट इनकी रहेगी यहाँ पर। तो अर्जेंटीना में भी बातचीत करने वाले हैं यहाँ के टॉप लीडरशिप के साथ में, साथ ही साथ वो
कॉपरेशन की भी चर्चा करेंगे कि जो ऑनगोइंग जो भी चीज़ चल रहा है, इशू चल रहे हैं। साथ ही साथ डिस्कस किया जाएगा कि कैसे करके हम बायलैटरल पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। आगे फिर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जनरल होस्टेन सैन मार्टिन के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करी। साथ ही साथ राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कासा रोसाडा में उनका स्वागत किया। कासा रोसाडा मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग में, और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है जो कि चाइना में हमको देखने को मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि चीन में आज से 5000 साल पहले, 4000 साल पहले लोग किस प्रकार से रहा करते थे। उस समय में उनकी जो कम्युनिटी हुआ करती थी उसमें मात्र सत्तात्मक विशेषता हमको देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है, जैसे हिस्ट्री में हमारा कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहा है जिसमें माँ का नाम पहले लिया जाता था, उसके बाद बच्चे अपना नाम रखते थे। पहले माँ का नाम आएगा, उसके बाद अपना नाम रखते थे। ठीक इसी प्रकार से चाइना में भी हमको कुछ एविडेंस प्राप्त हुए हैं, सबूत मिले हैं। इसके बारे में यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ जो मेन फाइंडिंग निकल कर के सामने आई है वो क्या है, जब हम चाइना की तरफ जाएंगे, पार्टिकुलरली पूरब की दिशा में, तो यहाँ पर 2 कब्र मिली है, और ये कब्र काफ़ी पुरानी है, लगभग 4750 से 4500 साल पहले की हैं ये। जिससे ये पता चलता है कि कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं मैट्रिलिनियल क्लान्स मतलब मातृवंशी कुल में संगठित थे। मतलब परिवार की लाइन माँ के खानदान से चलती थी, पिता के लाइन से नहीं। नियोलिथिक पीरियड की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण युग, मतलब वो समय जब इंसानों ने खेती करना चालू किया और पशुपालन शुरू किया, गांव बसाए। मैट्रिलिनियल मातृवंशीय वो समाज जहाँ पर वंश या फिर खानदान पहचान माँ की लाइन से होती है। अब यहाँ पर हम लोग नवपाषाण युग की बात कर रहे थे, साथ ही साथ बात कर रहे थे कि जो फैमिली है, फैमिली में किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हुआ करता था, किसका दबदबा या फिर किसका प्रभुत्व को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ पर साइंटिफिक डिबेट होती है। इस डिबेट में बोला जा रहा है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि चाइना में आज से 4000 या फिर 5000 साल पहले जो सिस्टम चला करता था उसमें माता को, मदर को विशेष महत्व दिया जाता था। ज़्यादातर जेनेटिक डिसीज़ ये दिखाती है कि हमारा जो पुराना समाज है वो पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता का वंश मायने रखता था। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ रेयर एक्सेप्शन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि चैको कैनियन की बात करें, नॉर्थ अमेरिका 800 से लगभग 1300 बीसी की बात करते हैं। साथ ही साथ जर्मनी की कुछ सेल्टिक समुदाय हैं जो कि 616 से 200 बीसी तक रहा करते थे। यहाँ पर कुछ अपवाद देखने को मिले हैं जहाँ पर लगता है कि नहीं, मात्र सत्तात्मक वंश हुआ करता था। अब सिमेट्री का एनालिसिस किया जाता है, मतलब जो कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया गया है। ये कब्रिस्तान लगभग 250 साल तक इस्तेमाल होते रहे, मतलब 10 पीढ़ी। स्केलेटल्स जो बचे हुए हैं, कंकालों के डीएनए और आइसोटोप्स का भी अध्ययन किया गया है। डीएनए केस स्टडी करी जाती है, जिससे कुछ जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो जो डीएनए केस स्टडी किया गया है इसमें पता चलता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए हमको मिला, सिर्फ माँ से बच्चों को मिलता है। वाई क्रोमोसोम सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है। ठीक है, फाइंडिंग्स में ये निकल करके आया है कि हर कब्रिस्तान में दफन लोगों का एम्प्टी डीएनए एक जैसा था,
मतलब सब एक ही माँ की लाइन से थे, लेकिन वाई क्रोमोसोम अलग अलग थे, मतलब पुरुष अलग अलग पितृवंशों से आए थे। इससे पता चलता है कि दफनाने का नियम माँ के खानदान पर आधारित था। वहीं यदि हम मैरिज पैटर्न्स की बात करें तो दोनों कुलों के लोग दूसरों के रिश्तेदार से शादी करते थे। कुछ लोग चाचा भतीजे के रिश्ते में थे, लेकिन उनको अलग कब्रिस्तानों में दफनाया गया है क्योंकि उनकी मातृवंशीय लाइन अलग है। इसके अलावा आइसोटोप का भी विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, जिसमें बोला जाता है जो स्ट्रॉन्जियम आइसोटोप है दांत और हड्डी में, इनके साइज से पता चलता है कि व्यक्ति बचपन और बड़े होकर कहाँ रहता था। अगर दांत और हड्डी का अनुपात एक सा है, व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक एक ही जगह पर रहा। यहाँ सबके एसआर अनुपात स्थानीय पौधों से थे, मतलब ये लोग जन्म से मृत्यु तक एक ही इलाके में रहे हैं। इसके अलावा कार्बन आइसोटोप की बात करें तो इससे खाने की आदतें बताते हैं। इन लोगों का खाना बाजरा, मक्का, गन्ना और सुअर का मांस हुआ करता था। नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि कोशिका, जो कि हमारे शरीर की एक मूलभूत इकाई है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है। जिस प्रकार से घर का निर्माण दीवालों से होता है, और दीवार कैसे करके बनती है, ईंटों से मिलकर के बनती है। ईंट हो गई हमारी सेल्स या फिर कोशिका, जिसके बिना हम दीवार नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पृथ्वी पर पहली जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ था। द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली सेल्स, पहली कोशिकाओं की समस्या। पृथ्वी पर लाइफ जब चालू हुई, पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत होती है, तब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पानी में तैर रहे थे। लेकिन जीवन के लिए ज़रूरी है कि ये मॉलिक्यूल्स एक साथ रहें और आपस में रिएक्शन करें। फिर सेल मेम्ब्रेन ने इनको एक कंपार्टमेंट में बंद कर दिया ताकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि पहली प्रोटोकोशिकाओं, प्रोटोसेल्स ने ये मॉलिक्यूल इकट्ठे कैसे करके कर लिए, और जीवन जैसी रासायनिक प्रक्रिया चालू भी हो गया। नया जो अध्ययन है वो ये बताता है कि जीवन की जो शुरुआत है कैसे करके हुई है, गर्म पानी, हीट एज ए रीजन, गर्मी से जीवन की शुरुआत हुई है। नया शोध बताता है कि ज्वालामुखी जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं, चट्टान हैं, इन्हीं की गर्मी ने इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने में मदद करी थी। ये कैसे हो सकता है, इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बताया जाता है कि अब जो ज्वालामुखी अंदर से गर्म पानी की ज्वालामुखी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आखिर काम कैसे करता है। अगर पानी से भरी एक सकरी दरार की बात करें कि एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ ठंडी है, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। गर्म पानी ऊपर उठता है, ठंडा पानी नीचे बैठता है। एक प्रकार से ये साइकिल बन जाता है। कई सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ बहने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया तो यहाँ पर हमको एक गर्म और ठंडे पानी का आना जाना दिखाई देता है, जिसको हम एक प्रकार से साइकिल या फिर लूप बोल रहे हैं। इसी लूप के चलते चलते कई सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ बहने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स घुल चुके हैं वो नीचे बैठ गए। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक थे, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, इटली। इन्होंने एक छोटा सा चैम्बर 170 माइक्रोमीटर मोटाई वाला चैम्बर का निर्माण किया, जिसके ऊपर और नीचे सैफायर प्लेट्स लगा दी थी। ऊपरी प्लेट 40 डिग्री रखा,
और नीचे की प्लेट 27 डिग्री, मतलब ऊपर की गर्म है और नीचे की ठंडी है। अब यहाँ पर प्रोटीन बनाने वाला मिश्रण उन्होंने लगा दिया। प्योर एक्सप्रेस एक सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस किट होती है जिसमें ई कोली बैक्टीरिया के सभी जरूरी अंग होते हैं। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। इसमें हरा चमकीला प्रोटीन बनाने वाला डीएनए भी डाला जाता है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ये माइक्रोस्कोप में हरे रंग में चमकते हुए दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि प्रोटीन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट क्या निकल करके सामने आया। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब तापमान में अंतर वाले चैम्बर में ग्रीन प्रोटीन सिर्फ नीचे वाले हिस्से में बना था। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मॉलिक्यूल्स नीचे जमा हो गए थे। मैग्नीशियम 30 गुना ज़्यादा, पोटेशियम 7 गुना ज़्यादा, फास्फेट 70 गुना ज़्यादा। बिना तापमान अंतर वाले चैम्बर में कोई प्रोटीन नहीं बना था। इस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। कोशिका झिल्ली जैसे व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो 95% ग्रीन प्रोटीन नीचे ही रह जाता है, जबकि फॉस्फेट वेस्ट बाहर निकल गया था। मतलब मेम्ब्रेन के सभी मॉलिक्यूल का सिलेक्टिव संचय, कलेक्शन हमको देखने को मिला था। तो क्या हम इसी से जीवन की शुरुआत मान सकते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समुद्र तल में गर्म पानी के सोते के आसपास ही ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी। गर्मी से मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए, प्रोटीन बना, फिर कोशिका झिल्ली डेवलप हुई। आयन ग्रेडियंट्स मतलब अंदर बाहर आयनों का अंतर ने एनर्जी दिया, जिससे पहले मॉलिक्यूलर मशीन हमारी काम करने लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि यदि हम डेली कपड़े चेंज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है यदि हम गंदे कपड़े पहने रहते हैं तो इससे हमारे रूम की जो ओजोन केमिस्ट्री है, मतलब हवा का कहना चाहिए, जो असर है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ सकता है। यहाँ की सबसे पहले की फाइंडिंग की हम चर्चा करेंगे। नया की फाइंडिंग बोल रहा है कि 3 दिन तक एक ही कपड़े पहनने से कमरे की हवा में ओजोन से बनने वाले रसायन 25% तक बढ़ सकते हैं। केमिकल की संख्या 25% तक बढ़ सकती है। हालांकि 3 दिन तक नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि त्वचा के तेल जल्दी ही वापस से बनने चालू हो जाते हैं। नहीं नहा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़े चेंज करना जरूरी है। ओजोन जो कि एक गैस होती है वायुमंडल में मौजूद, और त्वचा या फिर कपड़ों के तेलों से रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। 6-MHO और गेरानली एसीटोन की बात करें, ये कुल मिलाकर के केमिकल्स हैं जो ओजोन और त्वचा के तेल, जिसको बोलते हैं स्क्वेलिन, की प्रतिक्रिया से बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक लोगों ने इस अध्ययन को कैसे करके अंजाम दिया, ये भी जरूरी है। हाउ वाज द स्टडी कंडक्टेड? तो चीन, डेनमार्क एंड यूएस, इन वैज्ञानिकों ने एक स्टील चैम्बर बनाया था जो कि एक टेलीफोन बूथ के आकार का था। इसमें 20 से 30 साल के 3 हेल्दी पुरुषों को बैठा दिया जाता है। अब सांस की हवा बाहर निकाली जाती है, एक स्नॉर्कल जैसे मास्क लगा देती है। ताज़ी हवा चैम्बर में डाल दी गई, प्रति घंटे लगभग 2 बार। फिर ओजोन का लेवल नियंत्रित किया जाता है। कम ओजोन मतलब 2 ppb से कम, सामान्य ओजोन मतलब 10 ppb, जैसे कि साफ धूप वाले दिन में होती है। चेंजेस क्या दिखाई दिया? टेम्परेचर हो गया अपना 22 से 28, नमी हो गई 40 से 70%, हाइजीन नहाना या फिर नहीं नहाना, क्लोथिंग साफ वर्सेस 3 दिन पुराने कपड़े, इस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है। रिजल्ट क्या निकला? तापमान और नमी का असर तो नहीं हुआ। 22 से 28
डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ओजोन से उत्पन्न जो ड्राइव्ड एमिशन है लगभग 4 माइक्रोमोल प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटा रहा। ह्यूमिडिटी 40 से 70% करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहाने से कोई फर्क नहीं है। नो बाथिंग मिनिमल इफेक्ट, मतलब 3 दिन नहीं नहाने पर भी स्किन ऑयल्स वापस बन जाते हैं, इसलिए हवा में केमिकल्स ज़्यादा नहीं बढ़े थे। लेकिन कपड़े नहीं बदलने का असर ज़रूर हुआ, 25% केमिकल्स ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं। 3 दिन पुराने कपड़े पहनने से 6-MHO और ग्रेनिल एसीटोन जैसे केमिकल 70% तक बढ़ जाते हैं। कपड़ों पर जमा पुराने तेल एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करने लग जाते हैं। अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली PNB घोटाले के आरोपी नेहाल मोदी पर बेस्ड है। इनको US में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए ये डिस्कस यहाँ पर हम करने वाले हैं। नेहाल मोदी, जिनके ऊपर 13,578 करोड़ रुपया के घोटाले का आरोप है PNB स्कैम में, इनको US की पुलिस ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी का मुख्य रीजन क्या है? नेहाल मोदी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के 13,578 करोड़ के घोटाले में आरोपी हैं, इनको 4 जुलाई को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। क्यों किए हैं? क्योंकि भारत की ED और CBI ने बोला है कि आप इनको भारत भेज दो, एक्स्ट्राडिक्ट कर दो। नेहाल मोदी की भूमिका की बात करें, आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है? पहला रीज़न ये है कि ये नीरव मोदी के सौतेले भाई हैं। नीरव मोदी भी घोटाले में हैं, तो ये भी घोटाले में शामिल रहे, जिन्हें इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। ED और CBI के अनुसार नेहाल मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग और गवर्नमेंट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। इसके अलावा बहुत सारी डमी फर्म्स का इन्होंने निर्माण किया ताकि काले धन को सफ़ेद बना सकें। इसके बाद अमेरिका में एक्स्ट्राडिक्शन का केस दायर किया गया है। अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ 2 आरोप लगे हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेकंड है IPC की धारा 120B, जिसमें षड्यंत्र, और 201 मतलब सबूत मिटाने की कोशिश करना। अगली सुनवाई जो है 17 जुलाई को होने वाली है, जहां पर नेहाल मोदी अपनी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बेल के लिए ये आवेदन लगा सकते हैं। बात करते हैं मोडस ऑपरेंडी की। घोटाला आखिर कैसे हुआ? नेहाल मोदी ने नीरव मोदी की 2 सेल कंपनियों को मैनेज किया था, नकली कंपनियों का, जिन्हें $50 मिलियन मतलब 400 करोड़ की अवैध राशि मिली थी। घोटाले का पता चलने के बाद क्या काम किया? हांगकांग से 6 मिलियन के हीरे, 150 बॉक्स मोती, 3.5 मिलियन UAE दिरहम और 50 किलो सोना दुबई से गायब कर दिया। इसके अलावा गवाहों को डराने का काम, उनके पासपोर्ट जब्त करने का भी काम, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। अन्य मामलों की बात करें, मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रही जांच में भी नेहाल मोदी का नाम सामने आया है। उस पर $19 मिलियन मतलब 150 करोड़ की अवैध फंडिंग का आरोप है।